हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर 8 करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम करेंगे सेकंड चैप्टर सेल बायोलॉजी का, जो कि है सेल डिवीजन। तो इसमें कुछ बेसिक याद रखना है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, इन तीनों में डबल मेम्ब्रेनस होती है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल इनमें सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। और राइबोसोम और सेंट्रोसोम इनमें मेम्ब्रेनलेस होती है। सेंट्रोसोम को हम क्रोमेटिड भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे जैसे कि हम बढ़ेंगे अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल, मतलब पहली बार लिविंग सेल किसने देखा था? तो एंटन वन लेवनहुक में। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे देखना, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने, और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि सेल्डन एंड स्वान ने दी थी। सेल्डन एंड स्वान, देखिए सेल्डन जो है बॉटनिस्ट था और स्वान था जूलॉजिस्ट। अगर इनमें कन्फ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना है, स्वान मतलब हंस, हंस मतलब जो कि मतलब एक तरह से एनिमल्स टाइप में आता था, जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो सेल्डन मतलब बॉटनिस्ट, स्वान मतलब जूलॉजिस्ट। तो इन पहले स्वान ने क्या दिया था? सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है। ठीक है, सेल वॉल। और इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी डिस्कवरी की थी। फिर जो इन दोनों के द्वारा जो पॉइंट मिले हैं वो है, जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे रुडोल्फ विर्चो के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पुराने सेल से ही बनते हैं, न्यू सेल जो पुराने सेल से ही बनते हैं। और इन्होंने एक लाइन में क्या बोली थी? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। आगे जो बहुत यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो है ना, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 2-3 बार आ चुका है नीट में। इसे हम क्या कहते हैं? इसे मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये मेन एरिना सेलुलर एक्टिविटी का किसमें? प्लांट और एनिमल दोनों में। ठीक है, अब जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होता है वो देख लीजिए, जैसे कि ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, फिर राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस, यानी ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज्म होता है। ये दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी ये पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम कुछ साइज़ की बात करके, जैसे माइक्रोप्लाज्मा कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होती है इसकी। इसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, इसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं। बैक्टीरिया की 3 to 5। और जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है किसका? लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इस एग, किसका एग? ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, और आरबीजी की 7 होती है। और नर्व सेल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, नर्व सेल। ठीक है, अब बढ़िया प्रोकैरियोटिक सेल की, ये जो है मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है। और ये मतलब ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया, और ये BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और PP मीन्स की प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनमें पाया जाता है। और जितने भी जो सारे प्रोकैरियोटिक है उन सब में सेल वॉल होती है, सिर्फ एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा का छोड़ के बाकी सब में सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लाज्मिड का स्मॉल सर्कुलर DNA होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर फाइंड किया जाता है, और अदर जीनोमिक DNA। और ये रेजिस्टेंट होता है किससे? एंटीबॉडी के रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, अब सेल एनवेलप कितनी लेयर होती है? उसमें 3 लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोक्लिक्स। जो सबसे आउटर होती है, जो सबसे बाहर यानी कि जो सबसे आउटर होती है ये है ग्लाइकोक्लिक्स। फिर इसके अंदर मिडिल यानी सेल वॉल, और उसके अंदर मतलब इनर जो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ग्लाइकोक्लिक्स जो है लूज शीट भी होता है, थिक और टफ भी होता है। अब लूज शीट का एग्जांपल है स्लाइम लेयर, और थिक और टफ का एग्जांपल कैप्सूल। ठीक है, अब आगे मेसोसोम क्या है? एक्सटेंसर ऑफ सेल मेम्ब्रेन
इनटू सेल मतलब ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन एक जोड़ा है सेल के अंदर, ठीक है। अब इनका मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये देखिए वेसाइकल हो सकता है, ऐसा लैमेली हो सकता है या ट्यूबुलर हो सकता है। अब इनके इसके जो फंक्शन है कौन से इसके रेस्पिरेशन में है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है और सरफेस एरिया बढ़ाता है और इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग करता है, ठीक है। अब लोकोमोशन के लिए कौन सा होता है, फ्लैजिला एंड सिग्लिया, ये दोनों मॉर्टल होते हैं इसलिए ये लोकोमोशन करते हैं। और फ्लैजिला का कैसे हो सकता है, फिलामेंट बेसल बॉडी एंड हुक, ये होता है फ्लैजिला, ठीक है। अब पिला एंड फिम्बरी ये नॉन मोटल होते हैं और ये लोकोमोशन नहीं करता, ठीक है। ये ब्रिक्स लाइक फाइबर होती है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन के द्वारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है उससे ये अटैचमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आगे राइबोसोम जो कुछ 70 ईयर्स होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कहते हैं। सिंथेसिस तो प्रोटीन जिसे कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, जिसे हम कहते हैं मेनी राइबोसोम, ठीक है। जो मेनी राइबोसोम अटैच टू द एमआरएनए, यानी ज़्यादातर मतलब मीन्स बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए से अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी है जो कि स्टोर करते हैं रिजर्व मटेरियल, मतलब कौन सा जो कुछ काम का नहीं होता वो किस में करती है, साइटोप्लाज्म में। इसके एग्जांपल है फॉस्फेट, साइनोफाइसिन, ग्रेनुलस और गैस वैक्यूल, ठीक है, और गैस वैक्यूल। अब बारी है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोटिक सेल ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और ये यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किस से बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में मेनली कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर ये भी है, हम आपको डायग्राम की मदद से समझाएंगे एनसीईआरटी में से, ठीक है। अब प्रोटीन है, प्रोटीन दो तरह के होता है, दो जगह होते हैं, इंटीग्रेटेड यानी अंदर और पेरिफेरल यानी बाहर की तरफ। इंटीग्रेटेड यानी बरीड इन मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और पेरिफेरल लाई ऑन सरफेस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन करती है। फिर कोलेस्ट्रॉल ये स्टेबल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करता है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, ठीक है। वो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसने दिया था, सिंगल है निकोसन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से था, ठीक है। अब फ्लूइडिटी का एबिलिटी टू मूव विद इन द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के साथ मूव करना, जो मूव करती है जो उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। अब हम हमारे डायग्राम की मदद से समझा कि जैसे कि ये डायग्राम देखिए, ये बाहर का जो हेड है पोलर हेड टुवर्ड्स आउटसाइड यानी कहाँ पे, पेरिफेरल की तरफ है, आउटसाइड यानी पेरिफेरल की तरफ। और ये अगर हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है। और ये इनर है जो नॉन पोलर टेल है ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की है, इनर नॉन पोलर टेल, ये हाइड्रोफोबिक है यानी अंदर इसके पानी नहीं होता, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी में से बताएंगे। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम कुछ ऐसा है जैसे कि ये बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ ये है पोलर हेड से, ठीक है। और ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ ये है इनर टेल से, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक होगा और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। और ये शुगर का मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट यानी इधर क्या होगा, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है। और ये हमें कोलेस्ट्रॉल की स्टेबिलिटी, ठीक है। ये देखिए हमें 50% अंदर इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, सेल मेम्ब्रेन में 40% लिपिड होता है और 8% कार्बोहाइड्रेट। और इस डायग्राम को भी समझ सकते हैं, ये देखिए अंदर कौन सा है, हाइड्रोफोबिक और बाकी तरफ हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक के अंदर ये याद रखना भी आ जाएगा, पोलर हेड बाहर की तरफ होता है, पोलर यानी हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, ठीक है। और ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तक, लो प्रेशर से हाई। और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के पंप होता है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम करके। और कैरियर प्रोटीन भी यहाँ पे चाहिए।
और पैसिव क्या होता है, पैसिव अलोंग द कंसंट्रेशन, यानी हाई से लो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या अकर विद और विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब ये मेम्ब्रेन के साथ भी होता है और उसके अलावा भी, ठीक है। और फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक है। ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, और ये पोलर होती है। पोलर यानी हाइड्रोफिलिक, याद रखना भी हाइड्रोफिलिक, और इसके ऊपर चार्ज होता है, ये देखिए हाइड्रोफिलिक। और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, सिंपल डिफ्यूजन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। और मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन और मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन होता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये पैसिव में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यहाँ पे एक्टिव में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल एल्गे में जो होती है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनोस और मिनरल और कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है, एल्गे में। और बाकी इधर प्लांट में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब प्राइमरी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, थिन यानी पतली, थिक नहीं, थिन होती है, थिन यानी पतली, इलास्टिक होती है, मतलब रबर टाइप होती है, एकदम इलास्टिक होती है। और कैपेबल टू ग्रोथ, यानी वो ग्रोथ कर सकती है, उसमें क्षमता होती है ग्रोथ करने की। और सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होता है, ट्रिडिक और थिक, थिक मतलब बहुत मोटी, और डिजिट यानी एकदम बहुत कठोर होती है एकदम, ठीक है। फिर मिडिल लैमेला, उस मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट और ओल्ड ग्लू नेबरिंग सेल, यानी जो होता है इसमें मिडिल लैमेला को टच करने के लिए, मिडिल लैमेला में जो होता है मतलब कैल्शियम फैक्टर को होल्ड करता है ग्लू की तरह नेबरिंग सेल से, ठीक है। फिर सेल वॉल और मिडिल लैमेला ट्रांसफर बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और सेल वॉल और मिडिल लैमेला ट्रांसफर बाय प्लाज्मोडेस्माटा, यानी इन दोनों में इंटरसेलुलर, जो कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। अब मैं आपको बता इंटर और इंटर मतलब बिटवीन टू सेल या टू बॉडीज, है इंटर में, ठीक है। ये पे इंटर मतलब, और इंट्रा में मतलब एक ही सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, किस दो के बीच में, सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच, ठीक है, ट्रांसफर बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। हम कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट भी कह सकते हैं, इन प्लांट सीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल और मिडिल लैमेला को अटैच करके लगती है, इसलिए हम किसी की कहते हैं प्लांट सीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दिया है, इसमें 4 ऑर्गेनेल्स होती है, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, बैक्टीरिया, ठीक है। अब ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ठीक है। अब ईआर क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डिवाइड करते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस इन बिटवीन टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट होते हैं इसके, ईआर 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं बाय द इंट्रासेलुलर स्पेस। लुमिनल यानी इनसाइड ईआर, और एक्स्ट्रा लुमिनल यानी साइटोप्लाज्म यानी आउटसाइड ईआर, ठीक है, आउटसाइड, ठीक है। फिर आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर क्या सेक्रेट करता है, प्रोटीन सेक्रेट करता है, ठीक है, आरईआर प्रोटीन सेक्रेट करता है, और ये एसईआर लिपिड। अब यहाँ पे जो राइबोजन होता है वो आरईआर के आउटर सरफेस से अटैच होता है, ठीक है, आरईआर के आउटर सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटेंसर एंड कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये जो मतलब होता है राइबोजन वो कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और इसमें जो होता है एब्सेंट ऑफ राइबोजन, ठीक है। और यहाँ पे जो एनिमल सेल होते हैं वो लिपिड और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन भी सेक्रेट करती है। हम गोल्जी अपरेटस जो कि कैमलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था, और ये डेंस स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये नियर द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। और इसके अंदर जो एक फ्लैट डिस्क शेप होता है, और ये क्रिस्टल नेट प्रेजेंट होती है जिसकी साइज 0.5 to 1 होती है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और सिस्टर ने कनेक्टली अरेंज नियर न्यूक्लियस, यानी जो सिस्टर ने कनेक्टली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। अभी होता है 2 फेजेस का होता है, सिस ट्रांस कॉन्वेक्स कॉन्केव और फॉर्मिंग या मैच्योरिंग, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एक मिनट, ये जैसे कोई सेल वॉल है, इसमें अंदर ये न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास इधर होता है। अब कौन से होती है, देखिए 2 फेजेस होते हैं, और यहाँ पे
गोल्जी होता है और ये यही इधर ही होती है, ईयर होती है, ठीक है, इधर इधर ईयर होती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बता रहे हैं कॉन्वेक्स यानी कि इस तरह से होता है, इस तरह से ये, और यहाँ पे जाएगा कॉनकेव होता है, कॉनकेव टाइप। वो यहाँ से जो ये सब्सटेंस होता है ये यहाँ से बाहर निकल के आता है। यहाँ पे तो क्या लिखा है, ई आर फ्यूज विथ सिस एंड ट्रांस एंड ई आर फ्यूज विथ सिस एंड मूव टू द ट्रांस फ्यूज विथ सिस होती है, ठीक है, यहाँ से मतलब ई आर यहाँ से फ्यूज होती है और ट्रांस मतलब ट्रांस से यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। टू फेसेस होते हैं जिसका सिस और ट्रांस कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, गोल्जी का फंक्शन क्या, पैकेजिंग मटेरियल डिलीवर टू इंटरसेलुलर और टारगेट और सेक आउटसाइड द सेल। यहाँ पे जो पैकेजिंग मटेरियल होती है वो ऐसा इंटरसेलुलर, इन सेल के अंदर इंटरसेलुलर टारगेट पे यहाँ पे आउटसाइड करती है सेल से बाहर। यानी क्या करती है, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो डिलीवर करती है सेल के अंदर ही इंटरसेलुलर जो टारगेट होता है, इंटरसेलुलर टारगेट वहाँ पे, और फिर वहाँ से सेक्रेट आउटसाइड द सेल, और फिर वहाँ से मतलब यहाँ से सेक्रेट आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल के बाहर भेज देती है, ठीक है। यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होता है। जगह लाइसोसोम फॉर्म बाय पैकेजिंग इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी जो हमने यहाँ पे देखी थी पैकेजिंग मटेरियल जो इनर सेलुलर में था और वो यहाँ से बाहर फेंक रहा था, तो उसी पैकेजिंग से बनती है, फॉर्म बाय पैकेजिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है ये लाइसोसोम, ठीक है। अब इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि एक्टिवेट एसिडिक पीएच, यानी एक्टिवेट एसिडिक पीएच हो रही है यहाँ पे 5 होती है। इसकी एसिडिक पीएच कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सी है, हाइड्रोलाइटिक यानी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन लिपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लिपेज प्रोटीन से प्रोटीज और इस तरह से, ठीक है। और वैक्यूल ठीक है, ये बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं टूनोप्लास्ट। किससे बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं टूनोप्लास्ट। और प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी जो प्लांट सेल होते हैं वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। और क्या करता है, और ये कंटेन वाटर सैप और ट्री प्रोडक्ट, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये कंटेन करता है परफेक्ट। और ये क्या अगेंस्ट कंसनट्रेटर ग्रेडियंट, यानी कि इधर कौन सा होगा, इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, इधर कौन सा होगा, वैक्यूल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब कंसनट्रेशन इन वैक्यूल इज ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या कंसनट्रेशन इन वैक्यूल इज ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म ड्यू टू टोनोप्लास्ट का जो लेयर है उस कारण वैक्यूल में कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। अब ऐसे देख सकते हैं अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल भी होता है और फूड वैक्यूल भी होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में खराब करता है और फूड वैक्यूल इंगल्फिंग फूड करता है, ठीक है, मतलब फूड को अपने अंदर लेता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेनस होती है और इधर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एटीपी बनाता है, ठीक है। और डिवाइड बाय फ्यूजन, ये किस तरह से डिवाइड बाय फ्यूजन, फ्यूज होने के कारण ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल होता है, मतलब कैसे दिखते हैं, सॉसेज शेप होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और इसकी ये डायमीटर 0.2 से 1 और एवरेज कहते हैं 0.52 का, उसकी लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करती है आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। और यहाँ पे क्या होता है, आउटर कंपार्टमेंट पर क्या होता है, H2 रिक्वायरमेंट बीटा ऑक्सीडेशन H+ एक्टिवेशन होता है। और इनर जो होता है यहाँ पे H2 यानी पॉइंट होता है, और यहाँ पे लिंक रिएक्शन भी होती है, RNA होता है। और इधर DNA सर्कुलर होता है, DNA का शेप सर्कुलर होता है। और राइबोसोम होता है वो भी 70S यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। 70S यानी प्रोकैरियोटिक और अगर 80 से आया तो यूकैरियोटिक, लेकिन यहाँ पे 70S राइबोसोम है, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी इधर प्रेजेंट होती है और ये GC होता है, यानी ग्वानिन और साइटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। फिल्ड विथ डेंस होमोलोगस सब्सटेंस सेल, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि फील्ड विद होती है डेंस होमोलोगस सब्सटेंस से, एक ही तरह के सब्सटेंस है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और हमें इनर चैम्बर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन पे क्या क्रिस्टल एब्सेंट होते हैं, उधर प्रोटीन और लिपिड होता है। और आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं और उसके कारण वो मोर परमेबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स होने गड्ढा होने के कारण वो मोर परमेबल होती है, ठीक है।
अब इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग क्रिस्टल प्रेजेंट होता है यानी, और लिपिड प्रोटीन जो होता है आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे पोर्स भी एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये लेस परमेएबल। ठीक है, अब बारी प्लास्टिड की। प्लास्टिड में पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या जाता है, क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये क्लोरोफिल किस काम के लिए आता है, ये रेस्पिरेशन फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी यानी लाइफ एनर्जी में ये काम आता है। ये हम पढ़ेंगे आगे जब प्लांट फिजियो पढ़ेंगे, तो ये हमें चैप्टर 13 में काम आएगा, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट में क्या आता है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड, xanthophyll और एसेट्रास होता है। ठीक है, इनका कलर येलो, ऑरेंज या रेड हो सकता है। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है, वेरी सेफ एंड साइज यानी ये सेफ और साइज में डिफरेंट होता है, और यहाँ पे स्टोर करता है ये न्यूट्रिशन पे। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट कितने तरह का होता है, 3 तरह का, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा का क्या करता है, स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस करता है, और इसका एग्जांपल है पोटैटो यानी स्वीट पोटैटो। ठीक है, अब यहाँ पे एलियोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, और प्रोटीन किसमें होता है, पल्सेस यानी दाल में। ठीक है, और एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट को, और ये किसमें होता है, ग्राउंडनट यानी जो मूंगफली खाता है उसमें। ठीक है, अब जो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं कहाँ पे होता है, मेजोरिटी क्लोरोप्लास्ट मतलब किसमें होता है, वो क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, सॉरी फोटोसिंथेसिस कहता है। तो मेजोरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है। ठीक है, और ग्रीन पार्ट्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, एंड फाउंड इन बेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो 1% होता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, और 20 to 40% इन बेसोफिल सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब एक क्लोरोप्लास्ट में 20 से 40 सेल होता है बेसोफिल को, और यहाँ पे 1% होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब जो इनर क्लोरोप्लास्ट है वो लेस परमेएबल होता है, और फ्लैट मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर जिसका नाम थाइलाकोइड और प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। अब आइए साइटोस्केलेटन की। ठीक है, यहाँ पे इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन लेयर होता है, ये इलेबोरेट यानी फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंटस और इंटरमीडिएट फिलामेंटस। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या पाया जाता है, इसमें ट्यूबुलर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इसकी डायमीटर होती है जो 25 होती है। ठीक है, 25। अब यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिन प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन माइक्रो फिलामेंटस में, और इसकी डायमीटर 6 to 7, और ये इंटरमीडिएट की डायमीटर 8 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन सपोर्ट करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और मेंटेन शेप ऑफ द सेल, और ये शेप का सेल को भी मेंटेन करता है। सिलिया और फ्लैजिला किस काम में आता है, अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट पर काम आता है, और फ्लैजिला और सिलिया कवर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, और सिलिया और फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी, यानी ये सिलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी से इमर्ज हुआ। ठीक है, अब आगे इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, कोर कहते हैं, एक्सॉन कोर कहते हैं, इसका अरेंजमेंट 9+2 होता है, यानी ये जो बाहर ये आप देख रहे हैं डुप्लेट 9, ये 9 और +2 अंदर, यानी ये डबलेट होती है और ये सिंगलेट होती है, और ये जो डबलेट होती है इसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोबिडिस, इसमें पेयर ऑफ सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोबिडिस होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूबुलम प्रोटीन, अभी हमने पढ़ा ट्यूबुलम प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है, और ये होती है रेडियल अरेंजमेंट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, इधर रेडियल यानी बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रोजोम और सेंट्रल्स पड़ेगी। ठीक है, इस मतलब अकेले सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड, और इन दोनों को यानी ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो इन्हें कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम क्या सेंट्रोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सॉन कोर ऑफ सेंट्रोल इधर भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ जो 9 है ये ट्रिपलेट होता है। और यहाँ पे देखा था हमने लाइन डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट था, यानी यहाँ पर 9+0 का अरेंजमेंट होता है, और सेंट्रल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, यानी यहाँ पे सेंट्रल बेसल बॉडी बनाता है सिलिया और फ्लैजिला की। अब बारी है न्यूक्लियस की, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, और स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन होता है, उसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और आरबीसी और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, आरबीसी और सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन किसके द्वारा दिया गया था, बाय फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है,
मटेरियल ऑफ न्यूक्लियर स्टेन बाय बेसिक डाई, और उस बेसिक डाई का नाम है एसिटोकार्बिन, ठीक है। उस बेसिक डाई का नाम है एसिटोकार्बिन, ठीक है। इस जिसे हम कहते हैं बेसिक डाई को क्रोमेटिन बाय किसके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। इस क्रोमेटिन क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्रोमेटिन नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नॉन डिवाइडिंग होता है, एलोबरेट न्यूक्लियर प्रोटीन और फाइबर, ठीक है। अब पेयरिंग न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, कंटिन्यूस विद ER और हैव राइबोसोम, मतलब जो ER के साथ कंटिन्यूस हो, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस हो उसकी पूरी बॉडी पर, और उसके पास राइबोसोम हो, ठीक है। न्यूक्लियोपोर्स क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियोपोर्स के पास RNA होता है और प्रोटीन पास करता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में हम क्या करते हैं, कंटेन न्यूक्लियस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में क्या होता है, कंटेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन में क्या होता है, इसके पास DNA होता है, हिस्टोन प्रोटीन और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है। और लूज और इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, लूज होता है और इन डिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये साइट ऑफ एक्टिव RNA सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस क्या होता है, साइट ऑफ एक्टिव RNA सिंथेसिस। अब क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में हम देख रहे हैं जैसे कि दो होते हैं, दो क्रोमेटिड और चार, ये देखिए 2 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड है। तो कितने क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। और इस बीच में अटैचमेंट इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, जो कि डिस्क शेप होता है, ठीक है। जॉइंट बाय सेंट्रोमियर, यानी 2 काइनेटोकोर है जॉइंट बाय सेंट्रोमियर, मतलब इसके भी अंदर होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर मतलब 2 क्रोमेटिड जॉइंट बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम पड़ेंगे, यानी जिसकी दोनों आर्म इक्वल हो, दोनों आर्म इक्वल हो उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। जिसका एक आर्म थोड़ा छोटा हो और एक बड़ा हो, ये सब मेटासेंट्रिक। जिसका एक और थोड़ा छोटा हो, उसका एक दोनों मतलब थोड़े थोड़े छोटे हो, जिसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जिसका एक तरफ बिल्कुल आर्म ना हो और दूसरी तरफ छोटा आर्म हो, जिसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक। थैंक यू।